नमस्कार। आज हम एनालिसिस करेंगे कुंडली का फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज एज वेल एज उसके जो प्रोफेशनल या नौकरी से रिलेटेड क्या प्रोस्पेक्टस है लाइफ के अंदर। यहाँ पर जो मैं टेक्निक यूज करने वाला हूँ वो मेरी अपनी डेवलप की हुई है। और इसके अंदर मैं बहुत ही महान कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स की टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर एक कंपोजिट टेक्निक मैंने डेवलप की है, जिसके अंदर मैं भृगु नंदी नाड़ी, पाराशरी, जेमिनी, योगिनी और केपी एस्ट्रोलॉजी सभी को कंबाइन करके मैं यहाँ पर इवेंट को टाइम करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की इस क्लास का, वो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम करेंगे मैरिज को और उसका प्रोफेशनल कैसा राइज होगा ये हम कुंडली के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1987। टाइम ऑफ बर्थ है 9:38 और दिल्ली का बर्थ है। तो क्या क्या मैं एनालाइज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये मैरिज और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो लग्न को एनालाइज करूंगा। लग्न ऑलवेज एनालाइज हमें करनी चाहिए, क्योंकि लग्न जब तक स्ट्रांग नहीं होती तब तक लाइफ में कोई भी काम ठीक ठाक नहीं होगा। फिर सेवेंथ हाउस करूंगा जो कि मैरिज का हाउस है, और टेंथ हाउस की बात करूंगा जो कि प्रोफेशन का हाउस है। अब सेवेंथ हाउस लूंगा तो मैं नवांश चार्ट को भी एनालाइज करूंगा, और टेंथ हाउस मीन्स प्रोफेशन देखूंगा तो मैं दशमांश चार्ट को भी यहाँ पर एनालाइज करूंगा। तो एक कंप्लीट एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कुंडली में देखते हैं तो ये लग्न लॉर्ड लग्न के अंदर बैठा हुआ है, और इसे कोई भी प्लेनेट इस कुंडली के अंदर देख नहीं रहा है। जब भी किसी भी भाव का स्वामी उसी भाव में आकर बैठ जाए या उसे एस्पेक्ट कर ले तो वो भाव स्ट्रोंग हो जाता है। तो एज लग्न लॉर्ड लग्न के अंदर बैठा है, नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनी प्लेनेट, तो नेटिव का लग्न क्वाइट स्ट्रोंग हो जाता है। ये नेटिव का लग्न स्ट्रोंग हो गया। फर्दर देखते हैं लग्न लॉर्ड इन ओन साइन। ओन साइन का मतलब अपनी ही राशि के अंदर हो गया। मैं लग्न लॉर्ड को चेक कर रहा हूँ एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाई एनी प्लेनेट। इसको मैंने डिग्री वाइज भी चेक किया है, तो लग्न लॉर्ड की डिग्री यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, मगर ये 15 है और लग्न की डिग्री 20 है। तो लग्न लॉर्ड लग्न की डिग्री के क्लोज है, तो ये स्ट्रोंग हो गया। अपनी दशा और अंतर दशाओं में अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने इसका षडबल भी निकाला है लग्न लॉर्ड का, और षडबल में इस कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, तो लग्न लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हो गया षडबल वाइज। तो लग्न लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लग्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं इसका सारा एनालिसिस लग्न से ही करूंगा, और इनके जो भी कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहे होंगे उनके रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। नहीं बन रहे होंगे तो नहीं मिलेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूड किया लग्न एंड लग्न लॉर्ड आर स्ट्रॉन्ग। अब हम आगे और देखते हैं, इसके अंदर कुछ एक योगास देखते हैं कि कुंडली में कोई अच्छे योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि मुझे इसको मैरिज से रिलेटेड एनालाइज करना है, तो सबसे पहले मुझे मंगल दिखाई दिया, तो मंगल को देखा मैंने। मंगल दोष एग्जिस्ट कर रहा है चंद्रमा से भी और लग्न से भी, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा से 12वें भाव में है। तो जिसे हम डबल मांगलिक बोलते हैं वो है नेटिव डबल मंगल हो गया। जुपिटर देखते हैं हम 12th हाउस में अपने ही साइन के अंदर है। मैं योग की बात कर रहा हूँ, राजयोग। तो ये विमल विपरीत राजयोग फॉर्म कर रहा है। 6 8 12 का स्वामी यदि 6 8 12 में ही हो तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत परिस्थितियों में नेटिव को आफ्टर सम एफर्ट सक्सेस मिलती है, तो विपरीत राजयोग इस कुंडली के अंदर है। मार्स इन लग्न हाउस इन ओन साइन फॉर्मिंग विमल विपरीत राजयोग। तो मार्स भी लग्न में अपने ही साइन के अंदर है, तो ये भी आपका विमल विपरीत राजयोग फॉर्म कर रहा है। एक मिनट हम देख लेते हैं। यस, सो इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग विमल विपरीत राजयोग। फर्दर मार्स इन लग्ना इज ओन साइन फॉर्मिंग रुचका पंच महापुरुष राजयोग। तो ये रुच के पंच महापुरुष राजयोग है, ये बनता है जब भी सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी पांचों प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में या अपने उच्च की राशि में केंद्र भावों में जाकर बैठ जाए। तो ये सभी योग कुंडली को मजबूत करते हैं। इतना ही बोलूंगा मैं, योग के बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, मगर ये जो भी योग हैं वो कुंडली के रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं।
एक और राजयोग बन रहा है वीनस, 10th हाउस में गया हुआ है लग्न से। जब भी लग्न से 10वें भाव में या चंद्रमा से 10वें भाव में कोई भी शुभ या बेनिफिक प्लेनेट हो तो उसको अमल केती योग बोलते हैं। और अमल केती योग भी नेटिव की लाइफ को बहुत एनहेंस करता है, उसको प्रोफेशनल रिलेटेड या फेम रिलेटेड अच्छे कॉम्बिनेशंस देता है और उसको फेम मिलती है उसकी वजह से। नेक्स्ट बुधादित्य योग भी है यहाँ पर 11वें भाव के अंदर 11th साइन में। तो बुधादित्य योग कोई इतना कॉमन योग है। तो ये सभी योग इस कुंडली के अंदर अवेलेबल हैं। तो उसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट योग मैं मान सकता हूँ, एक तो रुच का राजयोग हो गया और एक आपका विपरीत राजयोग हो गया। अब इससे मैं थोड़ा सा नेटिव की नेचर के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो नेचर के बारे में, नेचर के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड होंगे। पॉजिटिव ये होता है कि मार्स की लग्न है, मार्स लग्न में बैठा हुआ है तो उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, असर्टिवनेस होनी चाहिए। मगर वो इक्वली क्या होगा, एरोगेंट भी होगा, मानेगा नहीं दूसरों की बात। एक जो उसने कह दिया उसके अंदर एक ईगो होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ ईगो होगी। और वो जल्दी से अपनी बात से जल्दी से हटेगा नहीं। जो उसके मन के अंदर आ गया वही वो करने की कोशिश करेगा। दूसरों की एडवाइस पर ऐसा पर्सन नॉर्मली नहीं चलता, क्योंकि एरीज लग्न होगी और लग्न के अंदर मंगल हो गया। तो वो अलग ही तरीके का अपने आपके अंदर उसको एक फीलिंग होगी कि भाई मुझे सारी चीजें पता है, या मैं किसी की बातें क्यों मानूं, किसी के बातों में मैं क्यों रहूं। इस तरीके की फीलिंग कुछ भी उसके अंदर हो सकती है। मगर पॉजिटिव थिंग है कि उसके अंदर काफी एनर्जी हो सकती है, साहस हो सकता है। इस तरीके की हम चीज देख सकते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, चेहरे में एक अलग तरीके का जो तेज होता है, या इस तरीके की हम चीज कंसिडर करके चल सकते हैं। क्योंकि एरी साइन अपना आप में एनर्जी को इंडिकेट करती है और मार्स आपका एक मस्कुलिन प्लेनेट है। तो उस तरीके की चीज है या नहीं, मगर हो सकता है इनको हेल्थ बनाने का भी शौक हो सकता है, सेहत बनाने का शौक हो सकता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की भी ये कोशिश करते हो। इस तरीके का हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम डिक्टेट कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब क्या है कि मैंने इनकी सबसे पहले करंट दशा देखी। तो इनकी महादशा अभी शुरू हुई है 2023 के एंड में, और वो जुपिटर की महादशा शुरू हुई है। तो इस महादशा को देखना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी इवेंट मैं प्रेडिक्ट करूंगा वो जुपिटर की महादशा के बेस पे ही प्रेडिक्ट करूंगा कि अगले साल 16 साल इनकी जुपिटर की महादशा है। तो अभी मैं देखता हूँ तो 37 एज होगी, तो 53 एज तक अराउंड इनकी जुपिटर की महादशा होगी। तो जो भी होना है वो जुपिटर की महादशा में होना है। तो जुपिटर को देखता हूं तो एक तो ये इनका 9th लॉर्ड है, और ये इनका 12th लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ये प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा नहीं है। 6 8 12 का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता, चाहे अपनी ही राशि में आकर बैठा है। ये 12th हाउस के रिजल्ट भी देगा, 9th के भी देगा और 12th हाउस के रिजल्ट भी देगा। तो 9th में हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवल, इस तरीके के रिजल्ट हैं। आपका भाग्य थोड़ा काम करेगा। तो अब इस एज में मुझे लगता है कि कोई हायर एजुकेशन में कंसीडर करके नहीं चल रहा। तो 9th हाउस के रिजल्ट बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको 12th हाउस के रिजल्ट ही ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि जुपिटर बेड बेड भी 12th हाउस के अंदर गया है। अब 12th हाउस के मैंने कुछ रिजल्ट को यहाँ पे पिन पॉइंट करने की कोशिश की है। प्लेसमेंट अच्छा नहीं है इसका 12th हाउस में। हालांकि 12th हाउस इनका काफी स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 12th हाउस से रिलेटेड इनको सडन लॉसेस हो सकते हैं। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने तो 12th हाउस उसमें लॉसेस देगा, या और किसी तरीके के लॉसेस हो सकते हैं। पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। 12th हाउस के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है ड्यूरिंग द दशा ऑफ जुपिटर। ये मैं नहीं बता रहा कि अभी हो जाएगी, ये लॉन्ग पीरियड तक है। मगर यहाँ पर क्या होगा, गेन हो सकता है फ्रॉम फॉरिन सोर्सेज। अब फॉरिन सोर्सेज में इस तरीके से हो सकता है, या तो इन्हें बाहर जाना पड़े, या किसी एमएनसी में ये काम करें, और उसमें यदि जॉब करते हैं तो एमएनसी में काम करें, और उससे इनको गेन हो सकता है। और इनका मोस्ट प्रोबेबली जॉब ही होगा, क्योंकि इनका जो 6th लॉर्ड है वो भी 11th हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो 6th और 11th का कॉम्बिनेशन है, तो इनको गेन जो होगा सर्विस से ही होने वाला है। ये मुझे लगता है, तो मुझे नहीं मालूम ये जॉब करते हैं क्या करते हैं, पर इनकी सर्विस होगी। तो इनको जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर फॉरेन सोर्सेज से गेन हो सकता है। फॉरेन ट्रेवल भी पॉसिबल है, काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड भी है वो शॉर्ट ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन में। और 12th हाउस का ये है, ये फॉरेन जा सकते हैं इसी भी, क्योंकि 12th लॉर्ड की दशा इन दिस वन पर्टिकुलर पीरियड।
लॉसेज इन इन्वेस्टमेंट, यदि शेयर मार्केट वगैरह में ये काम करते हैं तो इनको केयरफुल होना चाहिए इस पीरियड के अंदर। किसी और की सलाह पर ही काम करें, अपना भी यदि ये इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत इनको लॉसेज होंगे। फैमिली एटमोसफियर मे नॉट बी वेरी गुड, तो घर के अंदर तनाव या टेंशन्स बनी रहेंगी, फैमिली एटमोसफियर उतना अच्छा नहीं होगा, बहुत कॉर्डियल नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के अंदर किसी तरीके के डिफरेंसेस की वजह से दो फैमिली के अंदर एक थोड़ा खिंचाव बना रहेगा। सफरिंग एंड लेट डाउन आर पॉसिबल, किसी भी तरीके से ये इस पीरियड के अंदर इनको सफरिंग हो सकती है, और ये आपको कहीं पे लेट डाउन भी होना पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। मगर इनको फॉरेन लैंड से आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, बाहर जाकर यदि कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें इनको अच्छा प्रॉफिट होगा, वहां पर ये अपना प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, इनका भाग्य भी वहां पर जाकर बली हो जाएगा। यदि ये फॉरेन लैंड में जाएंगे तो ये मैं पाराशरी के बेस पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इनका 9th लॉर्ड 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन है आपके BNN एटसेट्रा के, कि इनका भाग्य जाकर बाहर या दूर की जगह पर ये जाए जहाँ पर रह रहे हैं, तो भाग्योदय होने की काफी पॉसिबिलिटी है इन दिस वन पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि ये भाग्य इसका भी इनका दशा है, और भाग्य इनका उदय होगा यदि ये अपने जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं उससे कहीं ये दूर जाकर यदि काम करेंगे तो। अब आ जाता हूँ, मैंने इनकी D1 चार्ट को एनालाइज किया और इनकी दशा को एनालाइज किया। तो दशा बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है, हालांकि ये 9th लॉर्ड की दशा है, मगर ये उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होने की वजह से वो प्रीडोमिनेटली 12th हाउस के रिजल्ट देगा, और ये रिजल्ट एक्चुअली मैंने एवरेज आउट किए हैं। अंतर दशाओं के साथ रिजल्ट बदलेंगे भी, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट होंगे। जब अंतरदशा है कैसी आएंगी उस पर डिपेंड काफी हद तक करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा एक आइडिया दिया है सिंपली कि कैसी दशा चल रही है। अब आ जाते हैं मैरिज से रिलेटेड, मैं इस कुंडली का 7th हाउस एनालाइज करता हूँ। तो 7th हाउस को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्स का एस्पेक्ट कोई उतना अच्छा नहीं माना जाता, ये मांगलिक भी हो गए। तो 7th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन को डैमेज करता है मार्स। 7th हाउस यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, आप देखिए मैरिज अब तक नहीं हुई तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इनकी D1 कुंडली पूरी तरीके से खराब है मैरिज के हिसाब से। 7th हाउस को देखता हूँ तो वो पाप कर्तरी में है। केतु एंड सैटर्न दोनों 7th हाउस के को पाप कर्तरी में बना के चल रहे हैं। पाप कर्तरी से भी ये खराब हो जाता है, एक आपका मेलिफिक एस्पेक्ट हो गया और पाप कर्तरी भी होगी। तो 7वां हाउस इनका दोनों तरीके से खराब ही है। अब मैं 7th लॉर्ड की बात कर लेता हूँ, वो है वीनस। तो वो आपके मित्र राशि में जाकर बैठे हैं, अच्छी बात है, मगर उन्हें सैटर्न देख रहे हैं। अब सैटर्न अपने भाव को देख रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, मगर मैं इसको कंसिडर करके चलूंगा कि सैटर्न वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब वीनस पर सैटर्न का एस्पेक्ट मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, बाकी कामों के लिए ठीक है, क्योंकि सैटर्न एक नपुंसक प्लेनेट है, वीनस कारक है एक्चुअली मैरिज के बाद की एक्टिविटीज का। तो सैटर्न का वीनस पर जो भी इन्फ्लुएंस है वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों की मैरिज भी होने के बाद मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपेटेबिलिटी नहीं रहती, उनकी जो बॉडीली डिजायर है वो कंप्लीट पूरी नहीं करने में सक्सेसफुल होता है ऐसा पर्सन। तो सैटर्न पर वीनस का जो इन्फ्लुएंस है, मरकरी और वीनस दोनों का ही जब भी सैटर्न वो सॉरी वीनस पर इन्फ्लुएंस हो जाता है नपुंसक ग्रहों का, तो वो उसकी एक तरीके से वाइटेलिटी को कम करता है, उतनी मेंटेन नहीं कर पाता, जिससे कि दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशन रहे। तो अब 7th लॉर्ड भी एक तरीके से अफ्लिक्ट हो गया बैडली बाई सैटर्न। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब कारक जो है वीनस, वो जब 7th लॉर्ड भी वीनस है तो वीनस भी एफ्लिक्टेड है, तो कारक भी एफ्लिक्ट हो गया। अब वीनस से 7वां भाव देखूंगा, चौथी चीज, तो वो भी मार्स उसे एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो 7वां भाव भी एफ्लिक्ट है। मगर यहाँ पर उसे जुपिटर देख रहा है तो उतना ज्यादा नहीं है, बट एफ्लिक्शन इज देयर। मार्स और सैटर्न का एक्चुअली लगातार रोल आ रहा है, इन दोनों का रोल प्रॉब्लम करता है मैरिज में, सैटर्न का रोल मैरिज को डिले भी करता है। नो, तो फिर हम देख लेते हैं, अब चंद्रमा से भी देखेंगे। तो चंद्रमा से 7वें भाव में फिर सैटर्न आकर बैठ गया और उसे मार्स देख रहा है। तो और ये भी पूरी तरीके से सैटर्न मार्स सैटर्न मार्स सैटर्न मार्स का आप यहाँ पर लगातार जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, तो 7वें भाव पर सैटर्न और मार्स दोनों का कंप्लीट इन्फ्लुएंस है। तो सेट मार्स मांगलिक जो भी होते हैं, डबल मांगलिक मैरिज में वैसे भी डिफिकल्टी आती है। यहाँ पर एक और डिफिकल्टी है मैरिज में, देखिए मून और सैटर्न का जब भी कंजंक्शन हो, एस्पेक्ट हो एक दूसरे का, वो भी डिले करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने कितनी ही कुंडलियों पर ये लगाकर देखा है। शनि का जब भी आपका 7th हाउस या 7th लॉर्ड पर इंफ्लुएंस हो वो मैरिज को डिले करता है।
फर्दर मांगलिक है, इसलिए भी मैरिज डिले होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको वो किया है, जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, मगर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जुपिटर यहाँ पर आपका सेवेंथ फ्रॉम मून को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा हेल्प कर रहा है एक तरीके से। अदरवाइज डीवन चार्ट के में मैरिज से रिलेटेड कंप्लीट नेगेटिव ही पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट पॉइंट कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक थोड़ा सा मान सकते हैं कि वीनस अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मगर एफ्लिक्ट तो वो भी हुआ पड़ा है, प्योर तो वो भी नहीं है। तो इन जनरल सेवेंथ हाउस एंड लॉर्ड आर बैडली एफ्लिक्टेड, ये मैंने कंक्लूजन निकाला है। Significations related to seventh house will suffer. Mutual aspect of Saturn and Moon, double Manglik dosh, aspect of Saturn on Venus and seventh lord, all above indicate difficulty in marriage. तो यहाँ पे मैरिज में परेशानियां नजर आ रही हैं। तो ये मैंने सेवेंथ भाव को एक्चुअली यहाँ पर D1 चार्ट के अंदर एनालाइज किया है। अब मैं D9 चार्ट को भी थोड़ा एनालाइज करता हूँ कि क्या कुछ उम्मीद बनती है क्या। D1 चार्ट के बेस पे प्रॉमिस बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत ही कम है कि कोई भी एक भी क्राइटेरिया कोई पॉजिटिव नहीं है, सभी क्राइटेरिया एफ्लिक्ट होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हम D9 चार्ट में जो सेवेंथ भाव है उसके अंदर सूर्य बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड सन इन सेवेंथ हाउस। इन जनरल फॉर मैरिड लाइफ इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। सातवें भाव में चाहे वो उचका होकर भी बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा मानते हैं कि सेवेंथ हाउस काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का नीच का भाव है, उसके अंदर जाकर बैठा हुआ है। वैसे भी सेवेंथ हाउस में चाहे D1 में हो या D9 में हो, सूर्य हो मैरिड लाइफ में आफ्टर मैरिज भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है। मेलिफिक प्लेनेट तो है ही, उचका होकर बैठा है ऑल्दो। सो इन जनरल फॉर मैरिड लाइफ नॉट कंसिडर्ड गुड। सेवेंथ लॉर्ड यदि हम देखते हैं तो 11वें भाव के अंदर सेवेंथ लॉर्ड मार्स 11वें भाव के अंदर चला गया। देर इज एक्सचेंज बिटवीन सन एंड मार्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के बीच में। तो ये आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। 11वें भाव से वो हो रहा है तो मैरिज से गेन होने का इंडिकेशन है, और वो गेन तभी होगी जब मैरिज होगी, अदरवाइज गेन नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर एक नजर आया मुझे। अब देखते हैं वीनस शुक्र को। तो शुक्र यहाँ पर उचका होकर बैठा हुआ है, मगर बुरी तरह से पीड़ित है वो। यहाँ पर देखिए विषयोग बना रहे हैं, सैटर्न एंड मून छठे भाव के अंदर ही आकर बैठ गए। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स भाव के अंदर आ गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसको मार्स मंगल भी एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स भी एट्थ दृष्टि से इसे एस्पेक्ट कर रहा है। सेवेंथ लॉर्ड है ऑल्दो, तो वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो वीनस पे आप देखते हो शनि का भी इन्फ्लुएंस आ गया, फर्दर वीनस पे मार्स का भी इन्फ्लुएंस आ गया, मगर यहाँ पे जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस है, तो वो थोड़ी ग्रेस को सेव कर रहा है। अब मैं वीनस को कैसे लूंगा। पहली बात तो मैंने उचका लिया, मगर वो आपका 6-8 12 में आकर उचका हो गया, तो वो पूरी तरीके से उचके रिजल्ट देने वाला नहीं है। मगर इस पे शनि का भी इन्फ्लुएंस हो गया, मार्स का भी इन्फ्लुएंस हो गया, मून का भी इन्फ्लुएंस हो गया, जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस हो गया। तो इसके कारकत्वों को उतना पॉजिटिव वे में हम ले नहीं सकते। मैं इसके प्लेसमेंट को मेन कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो वीनस को मैं कोई प्योर नहीं कह सकता कि ये कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। Exalted sun in Kendra of D9 will have temperamental issue of married life. Although D1 is not good, but D9 shows promise of marriage। यहाँ पे थोड़ा promise of marriage नजर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, सेवेंथ लॉर्ड और 11th लॉर्ड के अंदर एक्सचेंज हो गया। और चलो एक थोड़ा हम क्राइटेरिया कंसीडर करते हैं कि वीनस चलो उच्च का है और उसे गुरुदेव देख रहे हैं, तो लिटिल बिट प्रॉमिस इज देयर। सो इन D1 सेवेंथ लॉर्ड वीनस इन D 10th हाउस इंडिकेट स्पाउस फ्रॉम हिज प्रोफेशनल फील्ड, ये भी मैंने बता दिया। D1 में इनका जो सेवेंथ लॉर्ड है वो 10th हाउस में जाकर बैठ गया है, तो स्पाउस एक पॉसिबिलिटी होती है, ऑल्दो ये कॉम्बिनेशन कोई 100% नहीं सच होते। तो प्रोफेशनल फील्ड का होगा, या कह सकते हो कि स्पाउस नौकरी करने वाला होगा, ये हम बोल सकते हैं। उसके खुद के प्रोफेशनल फील्ड का हो सकता है। तो लिटिल बिट एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉमिस नहीं है, मगर थोड़ा भी प्रॉमिस हो तो हम मैरिज को डिनाई नहीं कर सकते। डिनाइल ऑफ मैरिज मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे, लिटिल बिट प्रॉमिस इज देयर। हालांकि D1 चार्ट तो आपका मैंने एक्सप्लेन किया है पूरी तरीके से इस केस में एफ्लिक्टेड है। और D9 चार्ट में भी केवल यही कह सकते हैं कि जो हमारा सेवेंथ लॉर्ड है वो आपका मित्र राशि में है और एक्सचेंज में है विद द 11th लॉर्ड, इसलिए ये एक प्रॉमिस बनता है। और शुक्र को मैं एक्सॉल्टेड है और वो हालांकि एफ्लिक्टेड भी है, पर गुरुदेव देख रहे हैं तो उसको जुपिटर देख रहे हैं, तो उसको उसका काम करने में थोड़ी हेल्प कर देंगे। इसलिए नेटिव की मैरिज होनी चाहिए।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस कुंडली का मैं टाइम बाद में करूंगा, मैरिज का एट लास्ट मैंने प्रॉमिस देख लिया है। अब यहाँ पर मैं इनका डी 10th हाउस देखूंगा प्रोफेशन से रिलेटेड। सैटर्न यहाँ पर 8th हाउस के अंदर है, 10 साइन इन 10th हाउस। तो जो एक दो मेरे कॉम्बिनेशन हैं जो मैंने वीडियो से भी अपलोड किए थे, एस के मेहता सर के सूत्र में शनि जब भी 4 8 12 में वोटरी साइन में हो, तो नेटिव की कुंडली का जो 10 साइन हो, मकर राशि जिस भी भाव में है, उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस डैमेज होते हैं। डैमेज वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मगर लिविंग सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब सैटर्न 8 साइन में, तो सैटर्न 8 साइन में है तो ये कैप्रिकॉन मकर राशि 10 साइन के अंदर है। इसका मतलब 10th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आएगी। अब 10th हाउस के लिविंग सिग्निफिकेशंस नेटिव के खुद के आपके नीज में प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। अब यहाँ पर मैं फादर को भी 10th हाउस से लूंगा इस फॉर्मूले को लगाते टाइम। तो फादर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फर्दर ये मदर का भी 4 से भी 7th हाउस है, तो मदर के भी यदि स्टमक या उसके लोअर पोर्शन के ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो इसी तरीके से आपका स्टमक रीजन में कुछ डिजीज या प्रॉब्लम हो सकती है। फर्दर एक और फॉर्मूला है, वही एस के मेहता सर की बुक्स के फॉर्मूले हैं, और ये मैं काफी कुंडलियों में लगाता हूँ और ये फेल नहीं होते कभी भी, लगते ही हैं मोर और लेस। किसी केस में एक्सट्रीम लेवल पे लगते हैं, किसी केस में कम लेवल पे लगते हैं। कि सैटर्न जब अपना थर्ड एस्पेक्ट जिस भी भाव पे डलता है, उसके बीच में जो भाव और जो प्लेनेट आते हैं, वो उनके लिविंग सिग्निफिकेशंस लिटिल बिट डैमेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे सैटर्न 8 साइन में, और वो 10th हाउस को देख रहा है, तो बीच में नवा भाव आ गया, तो नवे भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आएगी। तो नवे भाव के लिविंग सिग्निफिकेशंस क्या है? नेटिव के केस में बैकबोन को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक से रिलेटेड कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये मदर से छठा भाव हो गया, मदर से देखेंगे तो छठा भाव हो गया, तो वो कटी भाव या स्टमक रीजन होता है ये। तो ये उनको मदर को भी स्टमक रीजन में या कोई डायबिटीज या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट नो। पर वो खुद ही एनालाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम है उनको, इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फर्दर हम देखते हैं 10th हाउस, वीनस सेकंड एंड 7th लॉर्ड है, दूसरे भाव का स्वामी है और 7th भाव का स्वामी है 10th हाउस में, एस्पेक्टेड बाई 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड भी देख रहे हैं, तो 10वां भाव बली हो गया है। किसी भी भाव को उसका स्वामी देख ले, या वो भाव को आपका कोई वहां पे बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए या एस्पेक्ट कर ले बेनिफिक प्लैनेट, या उसको कोई बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर ले, एक्सोल्टेड प्लैनेट एस्पेक्ट कर ले, तो वो भाव स्ट्रोंग हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, एक मिनट हम देखते हैं। तो 10th हाउस इनका स्ट्रोंग है, 10th लॉर्ड मगर 8th हाउस में चला गया, वो एनिमी साइन में है, उसे मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो 10th लॉर्ड खराब हो गया। प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड सैटर्न इन एनिमी साइन इन 8th हाउस एस्पेक्टेड बाई मार्स एफ्लिक्ट इट बैडली। सो 10th लॉर्ड इज नॉट गुड, बट एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर विल सेव द ग्रेस कुछ हद तक। तो इनको प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ये श्योर है, क्योंकि 10th हाउस स्ट्रोंग है, 10th हाउस स्ट्रोंग है, तो इन्हें प्रोफेशन मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं आएगी, काम इन्हें मिलता रहेगा, या इनका प्रोफेशनल प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई जॉब छूट गया है या इस तरीके की। मगर ये प्रोफेशन में इनको ट्रबल्स बनी रहेंगी, या इनको जहाँ पे भी ये काम करेंगे सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है प्रोफेशनल लेवल पर। रीजन मैं बता ही चुका हूँ कि 10th लॉर्ड एक्चुअली दो कंपोनेंट हैं आपके। कारक तो मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा, 10th हाउस के बहुत सारे कारक हो जाते हैं, मगर पर्टिकुलरली यदि कारक भी मैं मान के चलूँ तो सैटर्न नहीं हो जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सर्विस करते होंगे, तो सर्विस के केस में सैटर्न भी कारक होता है।
अब आपका क्या है कि यहाँ पे इनका 10th लॉर्ड जाकर बैठ गया है 8th हाउस के अंदर। 8th हाउस आते ही उसके अंदर सडन ट्रबल्स या सेटिस्फेक्शन लेवल लो होगा। तो ये जो भी जॉब कर रहे होंगे इसमें इनका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा, या प्रोग्रेस जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतनी नहीं मिलेगी। उससे इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, डेफिनेट है। 10th लॉर्ड जब भी 8th हाउस में चला जाता है तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता। मगर ये बचे रहेंगे क्योंकि उन्हें जुपिटर एस्पेक्ट यहाँ पर कर रहा है, इसलिए ये जो भी है उसमें लगे रहेंगे और प्रॉब्लम्स इन्हें आती जाती रहेंगी। फोर्थ लॉर्ड एक्सोल्टेड इन सेकंड हाउस। फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर एक्सोल्टेड हो गया तो ये इनको एसेट मिलेंगे, लाइक जमीन मकान एटसेट्रा। फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस का मतलब फैमिली से इनको असेट भी मिलने वाले लाइफ के अंदर, जो ही विल गेन असेट थ्रू फैमिली, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड फोर्थ साइन आपको असेट को रिप्रेजेंट करता है। असेट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड सेकंड भाव में चला गया तो फैमिली परिवार से इनको एसेट मिलने वाले हैं। फर्दर यहाँ पर क्या है कि आपको सेवेंथ और सेकंड लॉर्ड जाकर 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनको अर्निंग भी होगी, मनी भी मिलेगी प्रोफेशन के थ्रू। इस तरीके से हम इसको असेस कर सकते हैं। तो प्रोफेशन के में जो मैं पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ वो मैं ये पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि इनकी दशा जुपिटर की चल रही है। वो 9th और 12th लॉर्ड है। यदि ये बाहर जाके कुछ काम करेंगे या किसी डिस्टेंट प्लेस पे जाके काम करेंगे तो इनका भाग्योदय होगा और इन्हें अर्निंग हो सकती है किसी एमएनसी कंपनी के थ्रू। पर ओवरऑल जो मैं इनका प्रोफेशनल राइज देखता हूँ वो ऑर्डनरी रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और इनको प्रोफेशन से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन आने वाला नहीं है, जो कि इनकी D1 चार्ट के बेसिस पर मैंने एनालाइज किया है। अभी मैंने इनका D10 चार्ट भी यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। D10 चार्ट बताता है उसके नेटिव के पूरी लाइफ के सभी कर्मों को, नॉट ओनली प्रोफेशन। वो कैसे कर्म करेगा, वो पब्लिक सर्विस करेगा, किसी एनजीओ में काम करेगा, आस पड़ोस के लोगों की मदद करेगा, कोई दुखी की मदद करेगा, किसी दूसरे लोगों की हेल्प करेगा, या वो किसी का नुकसान करेगा, वो सभी कर्म D10 से देखे जाते हैं। D10 में यदि मैं इसकी लग्न को देखता हूं तो वो पाप कर्तरी के अंदर है। लग्न पाप कर्तरी में होने पर पर्सन क्या हो जाता है कि थोड़ा सबड्यूड हो जाता है, वो इधर उधर की चीजों में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, अपने आप से ही ज्यादा मतलब रखेगा, मतलब बहुत ज्यादा कर्मों में उसका ध्यान नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई पब्लिक सर्विस में जा रहा है, दूसरे लोगों की मदद कर रहा है, या कोई सोशल वर्कर बन गया, वो बनने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि इनकी लग्न पाप कर्तरी में है। लग्न लॉर्ड को जब मैं देखता हूँ, इसके वो वीनस है लग्न लॉर्ड इसमें, और लग्न लॉर्ड की स्थिति हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लग्न लॉर्ड रहा। इससे मार्स और सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इनके कर्मों में कोई बहुत ज्यादा इनका विलीन नहीं होगा। ये वही काम करेंगे जिनसे काम चल रहे, बहुत ज्यादा कर्मों की तरफ वो नहीं होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ कर्मास ये करेंगे। तो ये ऐसा हम मान के चल सकते हैं। 10th हाउस एस्पेक्टेड बाई जुपिटर। तो ये 10th हाउस की बात कर लेते हैं। अब जो प्रोफेशन देखते हैं वो D10 के 10th हाउस से देखते हैं, ना कि लग्न से। लग्न ओवरऑल कर्मों को बताती है, और ये जो अर्निंग के लिए हम आजीविका जिसे बोलते हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। तो ये आपका जुपिटर हालांकि नीच का होकर देख रहा है, पर मैं यहाँ पर जुपिटर का नीच भंग लूंगा क्योंकि उसका सैटर्न से एक्सचेंज हो रखा है। सैटर्न और जुपिटर के अंदर एक्सचेंज है, तो ये यहाँ पे ठीक है नीच भंग में। सो 10th हाउस एक्सपेक्टेड बाई जुपिटर विच इज इन एक्सचेंज विद द सैटर्न इन नीच भंगा। तो ठीक है, एक बेनिफिक प्लेनेट इसे एक्सपेक्ट कर रहा है और कोई भी मेलिफिक नहीं देख रहा, तो 10th हाउस को ठीक ठाक हम एवरेज मानकर चलते हैं। मगर 10th लॉर्ड की यहाँ पर स्थिति फिर खराब है। 10th लॉर्ड एक तो छठे भाव के अंदर चला गया, तो ये बता ही रहा है कि ये सर्विस करते होंगे, जैसे मैंने पहले बताया। 10th लॉर्ड इन 6th हाउस बैडली एफ्लिक्टेड बाई सैटर्न मार्स एंड सन। 10th लॉर्ड देखिए, उसको मार्स भी देख रहा है, सैटर्न उसके साथ बैठ गया, सन बैठ गया, ये विष योग भी यहाँ पर बना रहा है। तो 10th लॉर्ड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और केंद्र स्थानों में दो बेनिफिक प्लेनेट है। बेनिफिक प्लेनेट ये इंडिकेट करते हैं, जैसा मैंने बताया, 10th लॉर्ड की यहाँ पे भी स्थिति सही नहीं है। इसका मतलब वो उतना उनको प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मगर क्योंकि केंद्र स्थानों में दो बेनिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं तो वो उनका काम चलता रहेगा। मैं वही बात बता रहा हूँ। तो ओवरऑल प्रोफेशन में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ होने वाला नहीं है, नॉर्मल वे में इनका प्रोफेशन चलता रहेगा, मगर इनको प्रोफेशनल फ्रंट पर सेटिस्फेक्शन लेवल लो होगा। सो ओवरऑल इट इज एन एवरेज काइंड ऑफ प्रोफेशनल कुंडली।
अब इनका जॉब लग रहा है तो इसमें मैं कोई टाइमिंग करने वाला नहीं हूँ, मगर यहाँ पर मैंने बता ही दिया जुपिटर की दशा है, यदि ये बाहर जाकर काम कर सकते हैं, किसी एमएनसी में काम कर सकते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। अब मैं इनकी मैरिज की टाइमिंग करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं भृगुनंदी नाड़ी लगा रहा हूँ। टाइमिंग का मैं पहले से ही बता देता हूँ। मैरिज का टाइम एक नेटिव की लाइफ में कई बार आता है। इनकी कुंडली में प्रॉमिस है लिटिल बिट, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। तो मैरिज का जो मैं टाइम करूंगा, मेरे से अब पूछा गया है, तो जो मेरे मुझे नियरेस्ट टाइम जो लगेगा सभी के बेस पे वो मैं करूंगा। किसी वजह से उस टाइम पर मैरिज नहीं होती है तो उससे नेक्स्ट टाइम भी किया जा सकता है, पर मैं जो अभी क्लोजेस्ट टाइम है जब इनकी मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकी जो प्रोफेशन, यदि पार्टनर कोई बनेंगी तो वो होंगी प्रोफेशनल फील्ड से, कामकाजी होंगी वो, ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भृगुनंदी नाड़ी लगाऊंगा और उसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझाऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी के लिए पुरुष या मेल जातक या नेटिव के लिए हम वीनस देखते हैं। तो वीनस मैंने मार्क किया और रेड कलर से मार्क किया है, उससे पांचवा भाव, सातवां भाव और नवा भाव। जब भी जुपिटर प्रोग्रेशन में, नॉट इन ट्रांजिट, इन भावों में चल के आएगा उन ईयर्स में नेटिव की मैरिज हो सकती है। यहाँ पे जुपिटर है नेटिव का, तो ये जो प्रोग्रेशन करेगा 1 से 12 भाव साल तक यहीं से करेगा। 13 to 24 ईयर वो यहाँ से करेगा। 25 to 36 ईयर यहाँ पे करेगा, वो एज इनकी निकल चुकी है। अब 37th ईयर में यहाँ पे आएगा वो, और 38 ईयर में यहाँ पे आएगा। तो इनकी जो क्लोजेस्ट एज है वो मैरिज की 38 ईयर है। तो एज पर भृगुनंदी नाड़ी एज इज 38 ईयर्स। तो मतलब इस पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर इनकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। तो भृगुनंदी नाड़ी के बेस पर अब मैं आगे बढ़ूंगा कि दशाएं वगैरह सेटिस्फाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं। जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लगा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एस के मेहता सर का जो रूल है कि लग्न स्ट्रोंग होती है तो उससे, यदि चंद्रमा से भी देख सकते हैं मगर इनकी लग्न बहुत स्ट्रोंग है, तो लग्न से देखूंगा। एलिजिबल जो अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा, महादशा को नहीं देखते मैरिज के लिए। महादशा बहुत लंबे पीरियड की होती है तो उसका कोई यूज नहीं है देखने का। वो होनी चाहिए फर्स्ट लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड। तो इनका फर्स्ट लॉर्ड है मार्स, सेवेंथ लॉर्ड है वीनस, ट्वेल्थ लॉर्ड है जुपिटर। इन तीनों की, ये तीनों एलिजिबल हैं। अब राहु क्योंकि जुपिटर की राशि में, इसलिए राहु भी एलिजिबल हो गया। तो ये 4 प्लेनेट हैं जो अपनी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और शुभ दशा में मैरिज दे सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये तीनों जो दशा हैं इन 4 प्लेनेट के अलावा किसी और की नहीं हो सकती, उन्हीं में इनकी मैरिज होगी। तो मैंने 2 चीजें यहाँ पर डिसाइड कर ली कब मैरिज होगी। अब ये मैंने दशाओं का चार्ट लिया। अभी नियरेस्ट जो इनकी दशा चल रही है करंटली, वो जुपिटर की महादशा में, जुपिटर की अंतरदशा है। और जैसा मैंने बताया जुपिटर क्वालिफाई कर रहा है। अभी पीछे मैंने बताया, देखिए जुपिटर, वीनस, मार्स और राहु की दशाएं क्वालिफाई कर रही हैं। तो जुपिटर की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा है, तो जुपिटर की अंतरदशा में इनकी मैरिज हो सकती है। अब जुपिटर की अंतरदशा में जुपिटर की प्रत्यंतर दशा निकल चुकी है। फिर सैटर्न की प्रत्यंतर दशा आई जो कि एलिजिबल नहीं है, देखिए। फिर मरकरी की आई, वो भी एलिजिबल नहीं है। केतु की आई, वो भी एलिजिबल नहीं है। फिर वीनस की प्रत्यंतर दशा आ गई। जुपिटर की अंतरदशा में वीनस की प्रत्यंतर दशा है, वो मैरिज के लिए एलिजिबल है। तो नियरेस्ट एलिजिबल जो टाइम आया वो आया मेरे पास जुपिटर की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा और वीनस की प्रत्यंतर दशा। क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों, जुपिटर एक्चुअली इनका 12th लॉर्ड है, वीनस इनका 7th लॉर्ड है, ये दोनों क्वालिफाई करते हैं। तो जो पीरियड मैंने पिन पॉइंट किया वो 22 सितंबर 2024 से 38 जनवरी 2025। अब इसमें मैं सूक्ष्म दशाएं भी लगाऊंगा, मगर मुझे ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि जो भी दशाएं लगाऊंगा उसमें ट्रांजिट भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो देखिए अब जुपिटर में वीनस, जुपिटर की अंतरदशा में वीनस की प्रत्यंतर दशा में सबसे पहले सूक्ष्म दशा वीनस की आएगी। तो ये रूल है कि प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा सेम नहीं हो सकती, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सेम हो सकती है। तो ये पीरियड क्वालिफाई नहीं करता। इसके बाद आती है आपकी सूर्य की सूक्ष्म दशा, तो सूर्य भी क्वालिफाई नहीं करता जो मैंने प्लेनेट बताए। फिर आती है मून की, मून भी क्वालिफाई नहीं करता। फिर आती है मार्स की, मार्स क्वालिफाई कर जाता है, राहु क्वालिफाई कर जाता है, जुपिटर क्वालिफाई कर जाता है। तो इन तीनों सूक्ष्म दशाओं में मैरिज हो सकती है। तो मैरिज कब हो सकती है? 1 नवंबर 2024 से लेकर
14 दिसंबर 2024 तक मैरिज हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड मैं इनका पिन पॉइंट कर लेता हूँ। तो इनका जो पीरियड पिन पॉइंट किया वो रफली मैंने मान लिया कि ये आपका 1 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक नेटिव की मैरिज हो सकती है। ये 1.5 मंथ का एक पीरियड मैंने यहाँ पर पिन पॉइंट कर लिया है। ओवरऑल जब मैं लंबी रेंज देखता हूँ तो अंतर प्रत्यंतर दशा के बेस पर सितंबर से लेके मैं जनवरी तक दे देता हूँ। और जब मैं इनकी सूक्ष्म दशा को देखता हूँ तो वो आ जाती है 1 नवंबर 24 से लेके और 14 दिसंबर 2024। अब मैरिज की डेट जो मैं बताता हूँ उसका मतलब कोई वो मैरिज की रिचुअल से मतलब नहीं है। मैरिज की डेट का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि दो लोगों के बीच में जब मैरिज से रिलेटेड बातें बन जाए, वो एग्री कर जाए मैरिज को करने के लिए, ये वो डेट होती है। उसकी रिचुअल कभी भी आगे पीछे जब भी हो सकती है। तो ये मैं रिचुअल की डेट नहीं बताता, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं जो यहाँ पर जो टाइमिंग करता हूँ वो मैरिज में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिचुअल्स होती हैं। कोई कोर्ट में जाके कर लेते हैं, कोई किसी संडे को आपका गुरुद्वारे में जाके कर लेते हैं, कईयों के 3-4 फंक्शन होते हैं। तो वो बहुत लंबे पीरियड में होता है। यहाँ पर जो मैंने बताया इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मैरिज फिक्स होने की पॉसिबिलिटी मान सकते हो। कोई रिचुअल भी हो सकती है मगर फिक्स होने की पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। तो ये मैंने टाइम एक थोड़ा सा पिन पॉइंट कर दिया। एज इनकी थोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा एज में मैं एक्यूरेट टाइमिंग नहीं करता, इसलिए मैंने रेंज दे दी और नियर अबाउट ये रेंज यहाँ पर आ गई है। अब इसको मैं अदर क्राइटेरियाज पे भी देखूंगा कि ये फुलफिल होती है या नहीं। तो मैंने अभी पाराशरी दशा के तरीके से 1 नवंबर 2024 से लेकर 14 दिसंबर 2024 तक के टाइम को पिन पॉइंट यहाँ पर किया है। जैमिनी दशा जब मैं देखता हूँ इसी पर्टिकुलर पीरियड में 6 दिसंबर 2024 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक ये जैमिनी दशा रही। वर्गो के अंदर ये दशा चल रही है आपकी कैप्रिकॉन की, वर्गो कैप्रिकॉन। तो देखते हैं ये जस्टिफाई करती है कि नहीं। ये मैंने चार्ट फिर से लिया हुआ है, ये दारा कारक मार्क किया हुआ है। दारा कारक जिस प्लेनेट की सबसे कम डिग्री होती है मून है। ये यहाँ पर डीकेएन मार्क किया हुआ है। दारा कारक की वो राशि, नवांश में दारा कारक जहां जाता है उस राशि को डीकेएन बोलते हैं। ये उपपद मार्क किया हुआ है, 7 पद मार्क किया हुआ है, ये सब कुछ मार्क कर लिया। अब इनकी जो दशा चल रही है वो है वर्गो। तो वर्गो ये 6 साइन है। तो ये उपपद और दारा कारक नवांश से 7वें भाव में है। तो उपपद से 7वें भाव की राशि की दशा में मैरिज हो सकती है। और दारा कारक नवांश से 7वें भाव की राशि की दशा में भी मैरिज हो सकती है। तो ये भी इसको जस्टिफाई कर रही है। और जो अंतरदशा है वो है कैप्रिकॉन मकर राशि की। वहां पर नेचुरल दारा कारक शुक्र बैठा है, वो मैरिज करा सकता है। साथ ही साथ ये राशि एक्चुअली दारा कारक को एस्पेक्ट कर रही है। चर राशि है, चर राशि स्थिर राशियों को देखती है, तो दारा कारक को एस्पेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से जेमिनी भी इस पर्टिकुलर पीरियड में वो उल्टा बता देती है कि 6 दिसंबर से मैरिज हो सकती है। तो मैंने वहां पे 14 दिसंबर तक बताया था। तो जेमिनी के हिसाब से वो ही सेम पीरियड आ रहा है। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट उल ये योगिनी दशा। तो हम सभी से पिन पॉइंट कर रहे हैं और सभी दशा सिस्टम जिस पीरियड को जस्टिफाई करेंगे। तो यदि एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो ये पीरियड बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, इस पीरियड में इवेंट होना ही चाहिए। तो दशा है सिद्धा की। तो सिद्धा की दशा इस पर्टिकुलर पीरियड में ली मैंने, सिद्धा सिद्धा आ रही है। ये आ रही है 4/9/2024 से लेके 29/11/2025। सिद्धा 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 होता है शुक्र की दशा। तो देखिए शुक्र यहाँ पे 7th लॉर्ड भी है, या हर तरीके से ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में भी क्वालिफाई कर रहा है। अब मैं आपको दूसरी चीज और बता देता हूँ कि ये सब कुछ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं 7th हाउस से रिलेटेड दशाएं होनी चाहिए, 7th हाउस या 7th लॉर्ड से रिलेटेड दशाएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 7th हाउस से रिलेटेड दशा है। शुक्र की दशा ऑलवेज क्वालिफाई करती है, ये याद रखना ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में भी। तो यहाँ पर जो हम दशा ले रहे हैं वो शुक्र की ले रहे हैं। तो जो लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से करेंगे, मैं यहाँ पे एस के मेहता सूत्र लगाया मैंने दशाओं के लिए। तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से भी ये 7th हाउस की दशा है योगिनी में भी। और यदि मैं उसमें जाता हूँ तो मैं वहां पर जो अंतरदशाएं ले रहा हूँ वो देखिए वीनस की अंतरदशा ले रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो योगिनी भी कर रही है। अब हम ट्रांजिट देख लेते हैं।
ट्रांजिट का ऐसा है कि जो केन राव सर का सूत्र है वो ये कहता है कि डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि मगर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड को इन ट्रांजिट जब नेटिव की मैरिज होती है तो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे तो मैं 4-5 प्लैनेट का देखता हूँ कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड या लग्न, इन तीनों में से किसी को। लग्न इक्वली इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट में, लग्न को इक्वली इंपॉर्टेंट मान के चलना है। तो मैंने उस वक्त पर ट्रांजिट लगाया है, तो देखिए सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, ये रहा। यहां से वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, एस्पेक्टिंग लग्न। साथ में वो लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न लॉर्ड भी यहीं पे बैठा हुआ है तो उसे भी एस्पेक्ट कर रहा है। और एक चीज, ये विद इन 3 मंथ, अभी वो मार्च में यहाँ पे आ जाएगा 12 साइन में, तो दारा कारक को भी इन्फ्लुएंस करेगा। केन राव सर का एक सूत्र है, जब किसी नेटिव की मैरिज होती है तो उस मैरिज के आसपास 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक शनि दारा कारक को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सूत्र भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सैटर्न के ट्रांजिट का। अब लगाते हैं जुपिटर 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है एट दैट टाइम। तो 2 साइन से जुपिटर एक्चुअली क्या करेगा, सेवेंथ लॉर्ड वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। सेवेंथ लॉर्ड वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है तो सेवेंथ लॉर्ड पर ट्रांजिट हो गया। ये एक्चुअली रेट्रोगेट है, वक्री है। तो वक्री है तो इसको वन साइन से ले लेंगे। तो देखिए लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और वहां से साथ में भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जुपिटर तीनों चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जुपिटर इन 2 साइन विल एस्पेक्ट सेवेंथ लॉर्ड वीनस and due to retrograde motion will aspect seventh house and influence लग्न। मार्स को भी लिया मैंने, लग्न लॉर्ड है इनका। तो मार्स क्या कमाल करता है देखते हैं। मार्स 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, कैंसर साइन में। वो भी देखिए 4 यहाँ पर किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड को। तो तीसरा प्लेनेट अब इन्फ्लुएंस करने वाला आ गया, सेवेंथ हाउस को भी कर रहा है, सेवेंथ लॉर्ड को भी। वीनस को भी देखा तो मैंने वीनस देखा, वो नेटल वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो वो भी सेवेंथ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो चौथा प्लेनेट इन्फ्लुएंस करने वाला आ गया। मरकरी देखा तो वो रेट्रोग्रेड है 8 साइन में, वक्री हो गया। तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे 7 साइन से हम ले लेंगे तो सेवेंथ हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखिए 5 प्लेनेट एट दैट वन पर्टिकुलर टाइम मैंने आपको बता दिए। वो लग्न, लग्न लॉर्ड, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, या फिर आपका या सेवेंथ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एट ए टाइम 5 प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सन भी थोड़े टाइम पहले ही उसे इन्फ्लुएंस करके वहां से निकला है। तो ऑलमोस्ट सभी प्लेनेट ट्रांजिट में इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब एक और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर केवल इसी फॉर्मूले के बेस पे टाइम कर देते हैं कि जुपिटर विवाह सैम को एस्पेक्ट करे। तो मैंने यहाँ पे विवाह सैम निकाला, कैलकुलेशन नहीं बताई है। वो 10 साइन में आया है कैप्रिकॉन में, और जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके 2 साइन के अंदर। तो जुपिटर भी विवाह सैम को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस टेक्निक से भी इस पर्टिकुलर पीरियड में, मगर जुपिटर विवाह सैम को पूरे 1 साल तक इन्फ्लुएंस करेगा 2 साइन में। तो 2 साइन में वो मई 2024 से लेकर अराउंड अप्रैल 2025 तक करेगा। मगर वो कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में भी नेटिव की मैरिज हो जानी चाहिए। तो मैरिज का टाइम अब मैंने पिन पॉइंट किया और हमें इस जगह पर पहुंच गए कि दिसंबर 2024 में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब एट लास्ट में यहाँ पर इसको एनालाइज करूंगा यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी। मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉमिस देखने में केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा सटीक है। केवल इसका एक लिमिटेशन है कि यदि बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है तो इसकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। बर्थ टाइम बिल्कुल मिनट तक एक्यूरेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर मैं सिखाने की भी कोशिश करूंगा। ये मैंने 3 टेबल में लेता हूँ। एक कस्पल टेबल है, ये एक प्लेनेट टेबल होती है और एक प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल होती है। जब मैं कस्पल टेबल पे जाता हूँ तो मैरिज देखनी है तो मैरिज से रिलेटेड 3 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव। तो उसमें मेन भाव होता है 7th हाउस। तो यहाँ पर हम 7th हाउस देखेंगे और इसका सब लॉर्ड देखेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ स्टार लॉर्ड, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। तो 7th हाउस का सब लॉर्ड है जुपिटर। इसको नोट कर लूंगा मैं, इसको बोलेंगे 7th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर, ये नोट कर लिया। अब आपको प्लेनेट टेबल के अंदर जाना है और जो जुपिटर है इसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न लिखेंगे और सब लॉर्ड मरकरी लिखेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे। तो 7th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न लिखा और सब लॉर्ड मरकरी मैंने यहां पर लिखा। प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में इन तीनों प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न और मरकरी किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है 8, 9, 10, 11, 12, ये लिख लिए मैंने।
सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है 3, 6, 8, 10, 11, ये लिख लिया। और मरकरी सिग्निफाई कर रहा है 3, 6, 11, 12, ये सभी लिख लिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी के अंदर 11 साइन आ रहा है। 2, 7, 11 में से कोई भी आ जाए तो प्रॉमिस है। एक से ज्यादा आ जाए तो उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस हो जाता है। मगर एक भी भाव आ जाए तो नेटिव की मैरिज होगी, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर स्पाउस के थ्रू लाभ नजर आ रहा है। अब लाभ नजर आ रहा है तो स्पाउस आएगा तभी लाभ आएगा। मैंने आपको D1 चार्ट से भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर 11 भाव आ गया। तो ये 11 भाव आ रहा है, इसका मतलब। और 10th भी आ रहा है। देखिए 10th बताता है कि इनको मैरिज भी होगी इनकी, और प्रोफेशन के थ्रू होगी। तो ये आपका 11th हाउस आ रहा है। तो यहाँ पर इन पर मैरिज का प्रॉमिस तो है। साथ में इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो 6, 10 और 11 हाउसेज आ रहे हैं। एक्चुअली जॉब के लिए जो हाउसेज इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है दूसरा, छठा, 10वां, 11वां। और प्रोफेशन मतलब जो अपना बिजनेस के लिए होते हैं दूसरा, 7वां, 10वां, 11वां। और इसमें छठा, 10वां, 11वां आ रहा है। मगर 7th हाउस का देखा है मैंने। हालांकि हम उसके लिए मेनली प्रोफेशन के लिए 10th हाउस को देखेंगे, ये ध्यान रखना है। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस को देखेंगे। तो इसी तरीके से हम प्रोफेशन को भी देख सकते हैं। मैं क्योंकि ये जॉब कर रहे हैं इसलिए प्रॉमिस, जॉब या कुछ कर रहे होंगे बिजनेस अपना, इसलिए मैं प्रोफेशन का प्रॉमिस यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मालूम है कर रहे हैं। तो मैरिज का प्रॉमिस देखा मैंने। तो 11 हाउस आ रहा है, इसका मतलब मैरिज का प्रॉमिस है। अब करंट दशा और अंतरदशाओं में मैरिज होगी या नहीं होगी ये देखना है। अभी जुपिटर की महादशा है और जुपिटर की अंतरदशा है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में महादशा अंतरदशा वगैरह को हम देखेंगे। यदि वो दोनों प्रॉमिस दिखा रही हैं तो उसमें मैरिज हो जाएगी। अब तो अभी इनकी दशा जैसे मैंने बताया था जुपिटर है, और महादशा भी, अंतरदशा भी जुपिटर है, जिसे भुक्ति बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। सो दशा इज जुपिटर एंड भुक्ति इज जुपिटर। अब जुपिटर की स्क्रिप्ट ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल जैसा यहाँ पे बनाई थी। हम क्या करेंगे, जुपिटर लेंगे खुद, जुपिटर का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड वो यही आने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे लिए थे। तो उन्हें हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी स्क्रिप्ट बनेगी उसमें वही भाव आएंगे जो यहाँ पे आए थे। अंतरदशा में भी वही भाव आएंगे जो यहाँ पर आए थे। तो उनमें 10th हाउस, 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है इन तीनों में। तो करंट इनकी कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस भी है, और करंट दशा और अंतरदशा के अंदर इनकी मैरिज हो जाएगी। तो मैंने सभी कॉम्बिनेशंस लगाए, और कॉम्बिनेशन लगाकर मुझे जो नियरेस्ट पीरियड नजर आया कि इनकी 38th ईयर में मैरिज भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट से नजर आती है। यदि 38th ईयर में नहीं होगी तो 40th ईयर में नजर आती है। मगर नियरेस्ट पीरियड 38th ईयर है। जैमिनी से मैंने जस्टिफाई किया, योगनी से जस्टिफाई किया, पाराशरी से जस्टिफाई किया, केपी से भी जस्टिफाई किया। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और सभी तरीके से मैंने इसकी कोशिश की है। तो इसमें मैंने प्रोफेशनल एस्पेक्ट को भी पूरी तरीके से एनालाइज किया है। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, यदि आपको इसमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।